everyone, my name is Shivani and welcome to अनंत IAS। और आज 17 जनवरी का डेली न्यूज एनालिसिस और एडिटोरियल डिस्कशन हम शुरू करते हैं। इसको हम साथ में ही करेंगे आज भी। और पहली न्यूज है हमारी इकोनॉमी से जुड़ी हुई न्यूज है। जो एक्सपोर्ट जो नंबर्स हैं वो ड्रॉप हुए हैं 12.2% से इन अ ईयर ऑन स्लो डिमांड। डिमांड कम हुई है जिसकी वजह से ये परसेंटेज गिरा है, जो 12.2% आ रहा है। ठीक है, इसको समझेंगे। द कंट्री एक्सपोर्टेड गुड्स वर्थ, जो एक्सपोर्ट करती है कंपनी, जो इन्होंने किया वो कितने का एक्सपोर्ट किया, 34.48 बिलियन का इन दिसंबर 2022। राइज फ्रॉम नवंबर से राइज है, लेकिन फिर भी एक्सपोर्ट का नंबर गिरा है। तो कह रहे हैं कि जो डिमांड के कम होने की वजह से ये परसेंटेज गिरा है। और $32 बिलियन का नंबर है इंपोर्ट करने में। जो कम हुआ है कॉन्ट्रैक्टेड 3.5% टू 58.2 बिलियन फ्रॉम 16। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कम हुआ है। जो ये जो कम इंपोर्ट में भी कमी है, एक्सपोर्ट में भी कमी है। फिर भी जो नंबर, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हम सेल ज्यादा करें और बाय कम करें, क्योंकि इसी से हमारा जो ट्रेड डेफिसिट जो बता रहे हैं कि वाइडनिंग जो डेफिसिट का मतलब है ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है हमारा। मतलब सेलिंग नंबर्स हमारे जो है वो कम है और बाइंग नंबर्स ज्यादा होते हैं, तो ट्रेड डेफिसिट की सिचुएशन बनती है, व्यापार घाटा जिसे बोलते हैं। अगर सेल हम जो है कम कर रहे हैं, बाय ज्यादा कर रहे हैं, तो वो सिचुएशन ठीक नहीं है अगर नंबर्स बहुत ज्यादा है। पर फिर भी ये कह रहे हैं कि डिमांड के कम चलते, मतलब हमारे देश के बाहर के देशों में डिमांड कम है जिसकी वजह से ये जो नंबर है वो ड्रॉप किया है। एक्सपोर्ट में आप देखेंगे कि 39.27 से ड्रॉप करके 34.48 है। इंपोर्ट में 60.33 से 33 की जगह 58.24। तो ये गिरावट है दोनों में, पर फिर भी जो हमारा नंबर होना चाहिए उतना एक्सपेक्टेड जो है, उनको दिसंबर 21 और 22 से कंपैरिजन ले रहे हैं तो उस हिसाब से कम है। और डेफिसिट देखिए बढ़ रहा है। डेफिसिट हमारा दिसंबर 21 में था 21.6 और अब हो गया है 23.76 मिलियन डॉलर में है, ये बिलियन डॉलर में है आई गेस नंबर। यस, बिलियन डॉलर में है। उस केस में सिचुएशन काफी जो है सिचुएशन ठीक, ऐसे में बहुत खतरनाक ऐसा कुछ नहीं लिखा है, पर नंबर्स जो आते हैं इससे हमको पता क्या चलता है कि इकोनॉमी में एक्चुअली क्या चल रहा है और ग्लोबल इकोनॉमी से हमारा देश कैसे इम्पैक्ट करता है। नाउ ट्रेड डेफिसिट वाइडेंड बाय 12.8% टू 23.76 बिलियन इन दिसंबर 22 फ्रॉम ईयर अगो पीरियड। ऑब्वियसली हम लास्ट ईयर के से इस ईयर का ही डेटा कंपेयर करेंगे। आप देखेंगे कि दिसंबर 22 का डेटा कंपेयर हो रहा है लास्ट ईयर का दिसंबर के नंबर से। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि जब आपका सेलिंग नंबर्स कम होंगे, बाइंग नंबर्स ज्यादा होंगे, तो वो ट्रेड डेफिसिट की सिचुएशन होती है, व्यापार घाटे की सिचुएशन होती है। अब कुछ नंबर्स ले लेते हैं यहाँ से। इम्पोर्ट्स ऑल्सो कॉन्ट्रैक्टेड 3.5% समझ लिया हमने। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कम हुआ है। ठीक है, डिमांड, जैसे कि हम सब समझते हैं कि डिमांड और सप्लाई का ही साइकिल जो है वो इकोनॉमी में सबसे सारी चीजों को इम्पैक्ट करता है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपके पास रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, डिमांड कम हो रही है, और सप्लाई और प्रोडक्शन तो आप कर रहे हो लेकिन डिमांड कम हो रही है, तो रेवेन्यू कहाँ से बनेगा, उसकी बात यहाँ पे दिख रही है। This is the second time in the 3 months that the value of output merchandise shipment has tanked year on year। ये तीसरी बार ऐसा है, तीसरा महीना ऐसा चल रहा है कि वैल्यू ऑफ आउटबाउंड मतलब देश से बाहर, मर्चेंडाइज जो आपके पास कैटेगरी है जो आप एक्सपोर्ट करते हैं मर्चेंडाइज में, उनका शिपमेंट कम हुआ है। टैंक का मतलब कम हुआ है। Now, consequently, the country's merchandise trade deficit eased slightly। और ट्रेड डेफिसिट थोड़ा सा बेटर है, वो ये कह रहे हैं कमी है, लेकिन जितना आप देखेंगे जिस तरह चार्ट में दिया हुआ है कि ये जो पिछले महीनों में बेटर तो है सिचुएशन डेफिसिट की, पर अगर साल से कंपेयर करें तो उतना बेटर नहीं है। ठीक है, अब हमारे लिए समझने की बात यहाँ पे क्या है, यूपीएससी के एस्पेक्ट से डेटा है। डेटा तो सबके लिए कॉमन है, पर हमें अपनी तैयारी में से कैसे लेना है, सबसे पहले कि ट्रेड डेफिसिट क्या चीज होती है, ठीक है, उसके बारे में समझना है, और ये कैसे इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है। साथ ही साथ डिमांड और सप्लाई क्या चीज होती है, जो आपको अपनी इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन में ऐड करना चाहिए। डिमांड सप्लाई कैसे काम करती है, जैसे कोई रूल्स, कई 2-4 तरह के रूल्स हैं, टाइप्स हैं, उनको समझना जरूरी है। और ये कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में या फिर इकोनॉमी के डेवलपमेंट में सपोर्ट करता है या फिर सपोर्ट नहीं करता है, इसको समझना है। अच्छा, स्ट्रेसिंग दैट द हाई बेस इफेक्ट, यहाँ पे लाइन यूज हुई है। स्ट्रेसिंग मतलब स्ट्रेस, मतलब उसको स्ट्रेस दे रहे हैं, प्रेशर कर रहे हैं इस चीज को। हाई बेस इफेक्ट फ्रॉम December 21 was at work too। The Commerce and Industry Ministry pointed out that merchandise exports stood at 39.7। अच्छा,
ये जो वर्ड मैंने हाईलाइट किया है हाई बेस इफेक्ट, इसको समझने की जरूरत है। वो कह रहे हैं हाई बेस इफेक्ट का मतलब होता है कि जब भी 2 सालों के बीच में डेटा कंपेयर होता है तो उसमें से जो इम्पैक्ट देखा जाता है उसे कहते हैं हाई बेस इफेक्ट। आपको मैं लेमन टर्म में समझा रही हूँ। हाई बेस का मतलब हुआ कि दिसंबर 21 में जो चीज चल रही थी उसी के हिसाब से पॉइंटेड आउट द मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट स्टूड एट 39.7 बिलियन एट दैट मंथ, मार्किंग द सेकंड हाईएस्ट मंथली मर्चेंडाइज एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट 21-22। ठीक है, तो 2 सालों में जब कंपैरिजन होता है तो एक बेस इफेक्ट लिया जाता है कि उस साल तो ऐसा हुआ था, इस साल ये हुआ है, तो बेस इफेक्ट कहते हैं उसको। और बेस इफेक्ट का और एक दूसरा इम्पैक्ट क्या है कि इन्फ्लेशन की वजह से, ध्यान दीजिएगा कि इन्फ्लेशन की वजह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में या प्राइसेस में क्या फर्क आ रहा है उसको भी बेस इफेक्ट की तरह ही रेफर किया जाता है, या वही एक पार्ट भी है बेस इफेक्ट का। जब प्राइसेस में चेंज होगा, जब पूरी इकोनॉमी की पॉलिसी में चेंज होगा, तो इन सब बड़ी चीजों पे भी इम्पैक्ट आएगा, नेचुरल सी बात है। तो वो कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट श्रैंक बाय 12.2% विच द कॉमर्स मिनिस्ट्री आल्सो अट्रीब्यूट्स द बेस इफेक्ट। अब यूपीएससी के लिए एक सवाल तैयार हो गया प्री के एस्पेक्ट से कि बेस इफेक्ट क्या चीज होती है। सीधे सीधे पूछ सकते हैं प्री में कि भाई बेस इफेक्ट क्या होता है। अगर आपने इसको समझा है तो आंसर करेंगे, नहीं समझा है तो नहीं कर पाएंगे। नाउ ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट इंडिकेट डाउनटर्न इन ग्लोबल इकोनॉमी। पहले इसको समझते हैं फिर आगे देखेंगे कि ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट की जो फोरकास्ट होती है ग्रोथ को लेकर के वैश्विक स्तर पे, वो इंडिकेट करता है डाउनटर्न इन ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड ट्रेड। जैसे कि आपको याद होगा कि आईएमएफ की चीफ ने भी, जो एमडी है, उन्होंने भी कहा था कि बड़ी इकोनॉमीज में रिसेशन और स्लो डाउन की सिचुएशन बन रही है। तो डेफिनेटली जब बड़ी इकोनॉमी की मतलब ईयू की बात हो रही है, यूएस की बात हो रही है और बड़े देश हैं, जब चाइना को भी आप बड़ा ही देश समझिए, डेवलपिंग तो है लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है वैश्विक इकोनॉमी में। तो जब वहां पे स्लो डाउन दिख रहा है तो बाकी के देशों में स्लो डाउन आने की उम्मीद है। स्लो डाउन का मतलब होता है कि इकोनॉमी धीरे चल रही है, प्रोग्रेस नहीं है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है जैसा कि दिख रहा है। नाउ एज पर ग्लोबल कंपोजिट परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स रिपोर्ट, जो ग्लोबल का इसकी जो ये लाइन है, ग्लोबल कंपोजिट परचेजिंग का मतलब होता है मैनेजर्स इंडेक्स। एक इंडेक्स से मैंने पहले भी समझाया था कि एक तरह का इंडेक्स है जहां पे मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के इंपोर्ट एक्सपोर्ट तक का एक इंडेक्स तैयार किया जाता है। और मैनेजर्स का मतलब हुआ कि जो सारे के सारे ये जो मैनेजर्स इंडेक्स है वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। प्राइवेट का मतलब सरकारी संस्थाएं नहीं, प्राइवेट कंपनी प्राइवेट कंपनियां नहीं, सॉरी सरकारी कंपनियां नहीं, प्राइवेट कंपनियां ये इंडेक्स बनाती हैं और वो डेटा रिलीज करती हैं कि हमारा कितना परचेजिंग हम कर रहे हैं, कितना हम बेच रहे हैं, कितनी डिमांड आ रही है मार्केट से, उसे कहते हैं मैनेजर्स इंडेक्स रिपोर्ट। ठीक है, उसके हिसाब से कह रहे हैं कि न्यू एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैव बीन कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर द 10th सक्सेसिव मंथ इन दिसंबर। ठीक है, तो एक्सपोर्ट के जो ऑर्डर है वो कम हो रहे हैं जिसकी वजह से ये डेटा रिलीज हुआ है। तो मैनेजर्स इंडेक्स रिपोर्ट, इसको मैं डिस्कस पहले कर चुकी हूँ पर फिर भी मैनेजर्स इंडेक्स रिपोर्ट की डेफिनेशन आपको मिल जाएगी जहां लिखा है कि प्राइवेट संस्थाएं जो परचेजिंग करती हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, जो विदेशों से उनको माल बेचने की अथॉरिटी मिलती है या कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जब उसमें गिरावट आने लग जाए तो समझो कि हाँ वैश्विक स्तर पे एक्सपोर्ट कम है, ये उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि बेस इफेक्ट क्या है। जैसे कि सवाल में आर्टिकल में है भी और सवाल भी है। द बेस इफेक्ट कैन बी डिफाइंड एज द कंट्रीब्यूशन टू द चेंज इन द ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन रेट। ध्यान दीजिएगा कि इफेक्ट क्या है, बेस इफेक्ट क्या है। इफेक्ट का मतलब प्रभाव और बेस का मतलब आधार। आधार का इफेक्ट क्या है, कैन बी डिफाइंड एज अ कंट्रीब्यूशन टू द चेंज, जो चेंज में जो परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है उसमें कंट्रीब्यूट करता है साल दर साल इन्फ्लेशन रेट in a particular month that stems from a deviation of month on month rate of change in the base month। ठीक है, तो एक बेस मंथ होता है, जब भी आपने ध्यान दिया होगा सीपीआई इंडेक्स निकालें चाहे हम होलसेल प्राइस इंडेक्स निकालें, एक साल को बेस ईयर माना जाता है। ठीक है, बेस ईयर में और उसको क्यों बेस ईयर माना जाता है, स्टैंडर्ड के हिसाब से कि उसके हिसाब से आप आसपास के सालों में प्रभाव देखेंगे इन्फ्लेशन का या प्राइस चेंज का। जैसे मैंने कहा कि हाई बेस इफेक्ट का मतलब हुआ इन्फ्लेशन से, और इन्फ्लेशन के लिए कोई एक साल को स्पेसिफिकली आप पिक कर लेंगे, सपोज करिए 2021 उसको लिया और उसके हिसाब से आप डिविएशन देखेंगे कि कितना इन्फ्लेशन रेट में चेंज आया, उसे कहते हैं बेस इफेक्ट। ठीक है, now it means the same month 1 year earlier from the usual seasonal pattern। तो मतलब एक साल पहले
सेम मंथ एक साल पहले का, और आपके सीजनल पैटर्न में जो अभी सपोज 2022 में डेटा हम ले रहे हैं दिसंबर का, उसके डिविएशन को चेक किया जाता है, उसे कहते हैं बेस इफेक्ट। ठीक है, तो मोटा मोटी ये है कि कोई भी आपका कौन सा साल, तो जो हमारी आरबीआई है और स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वो समय समय पे अपने बेस ईयर को मेंशन करते रहते हैं कि ये बेस ईयर है, 2021 बेस ईयर है, या 15 था फिर 2021 है, तो ऐसे तरह के साल मेंशन करते रहते हैं। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि आपको बेस इफेक्ट से क्या समझ में आता है। तो इसका मतलब है ये 2 सालों के बीच में या 2 साल के डेटा के बीच में डिविएशन चेक करने के लिए लिया जाता है बेस इफेक्ट, जिससे पता चल सके कि इन्फ्लेशन कहाँ था और अब कहाँ है, और हमारी डिमांड और सप्लाई में पहले क्या प्रभाव था और अब क्या प्रभाव है। ठीक है ना, एक फॉर्मूला यहाँ पे हम ले लेते हैं, परसेंटेज इन्फ्लेशन रेट फॉर करंट टाइम पीरियड। अभी के लिए अगर आपको इन्फ्लेशन का परसेंटेज निकालना हो तो सीपीआई फॉर करंट पीरियड माइनस सीपीआई फॉर प्रीवियस पीरियड अपॉन सीपीआई फॉर प्रीवियस पीरियड। ठीक है, कॉमन फॉर्मूला है इनटू 100। अगर आप ऐसे चाहे कि इन्फ्लेशन कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो ये इसका एक फॉर्मूला है, उसको लेकर के आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ठीक है, हमें क्लियर होगा कि बेस इफेक्ट क्या होता है। साथ ही साथ हम ट्रेड डेफिसिट, मैंने आपको जो बताया कि इसका सीधे सीधे फॉर्मूला है कि जब आपकी सेलिंग ज्यादा हो और बाइंग कम हो, तो उसके जो गैप को कहते हैं, डेफिसिट का मतलब होता है कमी। ठीक है, तो जब आपकी सेलिंग कम होगी, डेफिनेटली आप माइनस में चले जाओगे, तो उसे कहते हैं व्यापार घाटा या ट्रेड डेफिसिट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, और इस न्यूज को पिछली वाली न्यूज से आप कनेक्ट करके देखिए। तो कह रहे हैं कि एफर्ट्स ऑन टू मिनिमाइज इम्पैक्ट ऑफ स्लो डाउन, मतलब प्रयास किए जा रहे हैं स्लो डाउन के प्रभाव को कम करने के लिए। अब न्यूज समझते हैं। द यूनियन गवर्नमेंट लेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज मेकिंग एवरी एफर्ट टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन दैट इज एक्सपेक्टेड टू हिट इंडिया आफ्टर जून। ध्यान दीजिएगा इस लाइन पे। जैसे कि हम समझ रहे हैं कि ऑलरेडी हमारा एक्सपोर्ट में नंबर्स कम हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये न्यूज कह रही है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है वो हर तरह से प्रयास कर रही है इकोनॉमिक रिसेशन के। अब आपके स्लो डाउन किया है, स्लो डाउन को रिसेशन भी कहते हैं, एक ही शब्द है, अलग अलग, सॉरी एक ही मीनिंग है, अलग अलग शब्द है। तो रिसेशन को, और रिसेशन क्या है, डिप्रेशन क्या है, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, डिस्कस भी किया है, उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी, उसे आप आराम से समझ सकते हैं कि रिसेशन क्या है ना। वो कह रहे हैं कि हर पॉसिबल एफर्ट करा जा रहा है इकोनॉमिक रिसेशन को कम करने के लिए, दैट इज इम्पैक्टेड टू हिट, एक्सपेक्टेड टू हिट, ऐसा उम्मीद की जा रही है कि जून के बाद वो इंडिया को हिट कर सकता है, सेड यूनियन मिनिस्टर फॉर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज एमएसएमई नारायण राणे ऑन मंडे। ठीक है, ये इम्पैक्ट, ये एक स्टेटमेंट है। स्पीकिंग टू रिपोर्टर्स आफ्टर इनॉग्रेटिंग द फर्स्ट, और ये कहाँ उन्होंने G20 की एक मीटिंग चल रही है जिसे कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप, पुणे में हो रही थी वो मीटिंग, उसमें उन्होंने ये बात बोली है। देयर इज अ ग्लोबल रिसेशन इन सेवरल कंट्रीज एट द मोमेंट, अभी बहुत सारे देशों में रिसेशन चल रहा है। देयर इज अ ग्लोबल रिसेशन इन सेवरल, बहुत सारे देशों में है एट दिस मोमेंट अभी। एज वी आर पार्ट ऑफ द कैबिनेट वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमिक स्लो डाउन और प्राइम मिनिस्टर मोदी एडवाइजेज अस ऑन इट। करेंटली डेवलप्ड कंट्रीज आर फेसिंग एन इकोनॉमिक स्लो डाउन। सो अभी क्या है, जितनी डेवलप कंट्रीज हैं वो इकोनॉमिक स्लो डाउन को फेस कर रही हैं, जैसे कि IMF MD ने कहा था। तो उन बड़े बड़े डेवलप देशों में रिसेशन की सिचुएशन आनी चालू हो गई है, इम्पैक्ट पड़ा है, और ऐसे उम्मीद की जा रही है कि हमारे ऊपर भी जून के बाद इम्पैक्ट पड़ सकता है रिसेशन का। अच्छा, ये कोई बहुत डरने वाली बात नहीं है कि बहुत कोई भयंकर चीज हो रही है। जैसे जब आप ध्यान दीजिए किसी भी जैसे कि मैंने बिजनेस साइकिल में या किसी भी इकोनॉमी की साइकिल में बताया था कि हर इकोनॉमी के का लेवल होता है, एक स्टेज होती है। ठीक है, हर देश की, हर इकोनॉमी की स्टेजेस होती हैं, और कभी भी कोई भी इकोनॉमी एक तरीके से सीधे ऊपर, ना ही एक तरीके से नीचे नहीं जाती, उसके स्टेजेस होते हैं। ठीक है, तो ये कोई रिसेशन आना, फिर से बूम आना, फिर से रिसेशन, डिप्रेशन, इस तरह की घटनाएं इकोनॉमीज में होती ही रहती है, और ये होना भी चाहिए। अगर आप सीधे सीधे ऊपर जाओगे, सीधे नीचे आओगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, या फिर सीधे आप वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन पे चलोगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट। सो उस केस में जो इकोनॉमी की भी साइकिल्स होती हैं, स्टेजेस होती हैं, कि वो पहले ऐसे पहुंचेगा, ऐसे जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे नीचे आएगा। तो आप अगर मेरे वीडियो को गो थ्रू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि रिसेशन, डिप्रेशन, फिर से पीक, फिर से बूम, फिर से मेच्योरिटी, फिर नीचे आना, ये सब इकोनॉमी के डेवलपमेंट का पार्ट है। ठीक है, सो रिसेशन की बात जो हो रही है उसमें इतनी कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली हम सब जानते हैं कि कोविड के बाद से ये पॉसिबिलिटी जताई जा रही थी उसी वक्त से कि जो अब ये हो रहा है इसका इम्पैक्ट आने वाले सालों में पता चलेगा, और वो एक इम्पैक्ट था रिसेशन या इकोनॉमी में
में हिट आना, जब जब डेवलप कंट्रीज में हिट आ रहा है तो डेवलपिंग कंट्रीज में तो आना की बड़ी पॉसिबिलिटी है ही। तो रिसेशन के लिए ये कहा जा रहा है कि अब आने वाले टाइम में वो हमको हिट कर सकता है। अच्छा, यह सवाल क्या बनता है कि रिसेशन क्या है, ये आपको समझना चाहिए। उसके लिए आप मेरे वीडियो को रेफर कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी समझना है कि अभी 9 सितंबर से हमारा G20 का प्रेसिडेंसी शुरू की सॉरी G20 की समिट शुरू हो रही है, जिसकी प्रेसिडेंसी इंडिया कर रहा है। तो उसके हवाले से कई न्यूज आ रही हैं, कई कई तरह की मीटिंग हो रही है, प्रैक्टिस भी हो रही है, और दिल्ली के प्रगति मैदान में ही वो कंडक्ट होगी। तो उसके हवाले से कई न्यूज आ रही हैं। तो आप G20 का एक अलग फोल्डर बना लीजिए, जहां पे उससे जुड़ी हुई न्यूज को कलेक्ट करते रहिए। ये आपकी प्रिपरेशन का पार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे ही अब सेकंड चीज क्या है, तो G20 क्या है समझ लीजिए, उसका अलग फोल्डर बना लीजिए। साथ ही साथ रिसेशन क्या है उसको प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि न्यूज में है। और साथ ही साथ एक नया वर्ड यहाँ पर आया कि IGW, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप। इसमें ये बात कही गई, इसकी मीटिंग चल रही थी पूना में, तो उसमें बात कही गई। देखते हैं कि अब वो एक्चुअली वो क्या है। The Union Minister assured that Center was effectively working to stave off the effects of the economic slowdown। और उसके प्रभाव को कम करने के लिए सेंटर प्रयास कर रहा है, समझ इस स्टेटमेंट में कहा गया है। नाउ ये जो लोगो है ये मुझे PIB की वेबसाइट से मिला है, आप उसे रेफर कर सकते हैं। PIB और ET की वेबसाइट से, बिजनेस स्टैंडर्ड में भी छपा हुआ है। So the meeting will be joined by 65 delegates from IWG member countries, guest nations, and international organizations invited by India to discuss 2023 infrastructure agenda under the Indian G20 presidency। तो 2023 में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एजेंडा है G20 की प्रेसिडेंसी को लेकर के चलते, उसके बारे में यहाँ डिस्कशन हो रहा था और उसमें उन्होंने ये बात कही, ठीक है। ये इसका स्क्रीनशॉट है, आप देखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसको PIB की वेबसाइट पे पब्लिश किया है। आप हमेशा कभी भी ऐसी न्यूज को अगर पढ़ते हैं तो हमेशा सरकारी जो विभाग की जो वेबसाइट्स है वहां जरूर जाइए और उसको डबल चेक करते रहिए, क्योंकि जो भी न्यूज आती है उसको रेफर हमेशा PIB से या जो उस डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है उसे डबल चेक हमेशा करते रहिए, ठीक है ना। तो आप देखिए G20 IWG टू डिस्कस फाइनेंसिंग सिटीज ऑफ टुमारो इंक्लूसिव रिजिलियंट एंड सस्टेनेबल, जो इसका टैगलाइन है, ठीक है। इसमें ये बात डिस्कस हो रही थी और ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील को चेयर कर रहा है G20 IWG को अलॉन्ग विद इंडिया। ये भी इंफॉर्मेशन है। ऐसे ही चीजें यूपीएससी के प्री में बनती हैं, सीधे स्टेटमेंट उठा लेंगे फिर पूछेंगे सही है कि गलत है। सो फाइनेंसिंग सिटीज ऑफ टुमारो इंक्लूसिव रिजिलियंट एंड सस्टेनेबल, ये उसकी टैगलाइन है। और ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील को चेयर कर रहा था G20 IWG की मीटिंग में, ठीक है। अब समझते हैं कि अभी तक का जो इन्होंने ये बात बोली है कि रिसेशन हिट करने वाला है, तो रिसेशन के दो बड़े कारण हम समझते हैं कि रिसेशन हिट करने का मतलब ये है कि हमारी डिमांड जो है वो कम हो रही है, डिमांड हमारे देश में भी और देश के बाहर भी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ठीक है। फिलहाल अभी तो न्यूज आई है कि WPI इंडेक्स कम हुआ है या होलसेल इन्फ्लेशन कम है, अच्छी बात है, राहत की सांस है। अभी कुछ दिन पहले सब्जियों के दाम भी कम हुए थे, लेकिन फिर भी फ्यूल के जो प्राइस है वो कम नहीं हुए। और साथ ही साथ जो पैक्ड फूड का मतलब जो रिटेल फूड है उसके प्राइस में भी कोई कमी नहीं आई है, तो ये एक अलग बात है। फिर भी होलसेल के प्राइस इन्फ्लेशन में कुछ कमी है, उसको भी आगे हम समझेंगे। तो दो चीजें हैं जो इम्पैक्ट करती हैं किसी इकोनॉमी को जबरदस्त तरीके से। पहला डिमांड, ठीक है, उसके बाद इन्फ्लेशन, अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में समझें, रिसेशन के कॉन्टेक्स्ट में। आगे और भी चीजें हैं, अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है और सप्लाई चेन भी होता है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मेजोरिटी में डिमांड और इन्फ्लेशन का बोलबाला रहता है। सो RBI के हिसाब से क्या टारगेट किया है RBI ने कि हमारा जो अपर और लोअर टॉलरेंस लेवल है रिटेल का वो कितना होना चाहिए। द टारगेट हैज बीन सेट एट 4% विद एन अपर टॉलरेंस लिमिट ऑफ 6% एंड टॉलरेंस लोअर लिमिट क्या है 2%। मतलब मिनिमम 2% हो सकता है और मैक्सिमम हमारा 6% हो सकता है। ऐसा इन्फ्लेशन का रेट RBI ने तय किया है, ठीक है। इतना इन्फ्लेशन हम झेल सकते हैं, ना 2% से कम ना 6% से ज्यादा। और अभी कुछ दिन पहले जो रिपोर्ट आई है वो 6% से कम ही अभी रहा है, जो रिपोर्ट आई है, ठीक है। तो फिलहाल अब इसके आगे समझते हैं कि अब क्योंकि इन्फ्लेशन का जो रेट है, ठीक है, वो थोड़ा बेटर लग रहा है, तो अब समझते हैं रिसेशन की डेफिनेशन क्या बन सकती है। रिसेशन इज अ स्लो डाउन और अ मैसिव कॉन्ट्रैक्शन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं प्राइमरी, टर्शियरी या सर्विस इंडस्ट्री में, इन तीनों में इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कॉन्ट्रैक्शन या स्लो डाउन देखने को मिलता है। मतलब डिमांड सप्लाई दोनों में देखने को मिलता है, तो रिसेशन की हालत बनती है।
ना सिग्निफिकेंट फॉल इन स्पेंडिंग जनरली लीड्स टू अ रिसेशन, और बहुत ज्यादा अगर नीचे डाउनफॉल जाता है, बहुत ज्यादा लगातार डिमांड कम हो रही है अगर, तो वो उस केस में स्लो डाउन, जो पहले तो स्लो डाउन आएगा, हल्का फुल्का इम्पैक्ट दिखाई देगा, पर अगर ज्यादा फॉल आता है तो वो रिसेशन बन के निकल के सामने आ जाता है। ठीक है, अब इस पिक्चर में आप ध्यान से देखिए, इकोनॉमी की साइकिल ही है एक तरीके से। तो आप ध्यान दीजिए कि जब हमारा हाई ग्रोथ और हाई इन्फ्लेशन होती है तो पीक की सिचुएशन होती है, टॉप पे एकदम कोई भी इकोनॉमी जब हाई ग्रोथ है और हाई इन्फ्लेशन है तो पीक की सिचुएशन है। ठीक है, ग्रोथ भी ज्यादा है, इन्फ्लेशन भी ज्यादा है। उसके बाद जब हाई ग्रोथ हो और लो इन्फ्लेशन हो तो इकोनॉमिक बूम पे मतलब बहुत ही बेटर सिचुएशन है, क्योंकि हाई इन्फ्लेशन का भी एक लिमिट है, पर ठीक है ग्रोथ ज्यादा है तो उसको मैनेज किया जा सकता है, तो पीक माना जाता है उसे। ठीक है, उसके बाद जब हाई ग्रोथ है मतलब डिमांड ज्यादा है और सारे इकोनॉमी के सारे पार्ट ठीक से काम कर रहे हैं, ग्रोथ सप्लाई अच्छा, एम्प्लॉयमेंट भी चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है, ग्रोथ उसी को कहते हैं। एक तरफा ग्रोथ तो कोई मतलब नहीं है उस चीज का कि सिर्फ डिमांड बढ़ रही है और एम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला जा रहा है, ऐसा नहीं है। ग्रोथ बढ़ रही है और साथ के साथ इकोनॉमी के सारे एस्पेक्ट ग्रो कर रहे हैं और इन्फ्लेशन नीचे गिर रहा है, तो वो इकोनॉमिक बूम पे है। ठीक है, उसके बाद अगर आपकी ग्रोथ लो जाती है और हाई इन्फ्लेशन बनता है तो एक टर्म यूज होता है स्टैगफ्लेशन, कुछ दिनों पहले ही यूज भी हुआ था, न्यूज में आया भी था, तो उसको आज एक बार पढ़ लेते हैं कि वो सिचुएशन क्या है स्टैगफ्लेशन की। अगर आप रिसेशन पढ़ रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि स्टैगफ्लेशन को भी समझें, क्योंकि ऐसी सिचुएशन हमारे देश में बनती है, बन रही है, और इसीलिए स्टैगफ्लेशन के बाद ही तो हमारा स्लो डाउन और रिसेशन आया है। राइट, क्या हुआ, ग्रोथ लो हुई, ग्रोथ नीचे जा रही है और इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है, इसे कहते हैं स्टैगफ्लेशन। ठीक है, ये दो शब्दों से बना है, एक वर्ड है स्टेगनेंट और दूसरा है इन्फ्लेशन, मतलब आपकी इकोनॉमी धीमे पड़ रही है बट इन्फ्लेशन ऊपर की तरफ जा रहा है। स्टेगनेंट मतलब एक जगह रुक गया है या रुक रहा है, उसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन। अभी समझते हैं यहाँ पर। उसके बाद की दो लिस्टिंग और है कि जब आपकी ग्रोथ नीचे हो और इन्फ्लेशन भी आपका नीचे जाए, ध्यान दीजिएगा, ग्रोथ भी नीचे है और इन्फ्लेशन भी नीचे जा रहा है आपका, जो अभी की सिचुएशन चल रही है उसे कहते हैं इकोनॉमिक स्लो डाउन, क्योंकि हमने समझा न्यूज में कि हमारा क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हुआ है। ठीक है, तो हमारी ग्रोथ कम हुई। ठीक है, और इन्फ्लेशन के परसेंटेज ठीक आया, अभी हमने पीछे न्यूज में देखा कि हमारा जो इन्फ्लेशन का परसेंटेज है वो कम आया है। ठीक है, हाँ, जिसमें हमने समझा कि 6% होना चाहिए, और कुछ दिन पहले का अगर आप डेटा उठा के देखें तो 5.7% का इन्फ्लेशन रेट चल रहा है फिलहाल के लिए, जिसमें आपके सब्जियों के दाम कम हुए हैं, पर फिर भी फ्यूल और फूड के प्राइसेस उतने कम नहीं है, पर फिर भी ये थोड़ा बेटर है। तो उस केस में आपका इन्फ्लेशन नीचे जा रहा है और ग्रोथ नीचे जा रही है, इसे कहते हैं इकोनॉमिक स्लो डाउन। उसके बाद लो ग्रोथ नीचे जा रही है, और स्लो इन्फ्लेशन भी आपका नीचे जा रहा है। दोनों ही सिचुएशन को अगर ये कंटिन्यूअसली चलती हैं, इसका इस बॉक्स का मतलब ये है कि आपका लो ग्रोथ लो इन्फ्लेशन अगर एक साथ चलता रहता है तो उस केस में बनती है सिचुएशन इकोनॉमिक स्लो डाउन की, जो हमारे देश में बनने की उम्मीद बन रही है। आगे देखेंगे क्या होगा। अच्छा, अब आप वापस आते हैं स्टैगफ्लेशन में। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाई इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। ध्यान दीजिएगा, ये सिचुएशन है हाई इन्फ्लेशन, जब आपका जो है आपकी स्फीति मुद्रास्फीति बढ़ रही है और आपकी इकोनॉमिक स्टेगनेंट सिचुएशन में है। ठीक है, तो स्फीति बढ़ रही है और हमारी इकोनॉमी में स्टैग्नेशन आ रहा है, उसको कहेंगे स्टैगफ्लेशन, जिसमें आप देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ नीचे जा रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। अब आप बोले कि ये तो रिसेशन की सिचुएशन है, हाँ ठीक बात है, पहले स्टैगफ्लेशन ये टर्म्स हैं इकोनॉमी को समझने के। जब एक इसका स्टेज इसकी भी होती है, सपोज करिए स्टेज ए पे है, जैसे ये बी पे जाएगा तो वो रिसेशन हो जाएगा, अगर ये ऊपर जाए, अगर सी पे गया तो वो डिप्रेशन बन जाएगा। तो अलग अलग शब्दों को प्रयोग किया गया है समझने के एस्पेक्ट से कि क्या है। तो स्टेज 1 पे तो स्टैगफ्लेशन है, स्टेज 2 पे ये रिसेशन है और स्टेज 3 पे ये डिप्रेशन है। तो सिचुएशन वही, इकोनॉमिक ग्रोथ अभी ग्रोथ नीचे जा रही है, जब बहुत जाएगी, बहुत ज्यादा जाएगी तो रिसेशन आ जाएगा, उसके बाद अगर वो चलती है, ये सालों तक कंटिन्यू रहती है तो डिप्रेशन हो सकता है। तो ये थोड़े से माइनर डिफरेंस के लिए मैंने आपको समझाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज है नेपाल प्लेन क्रैश की, जहां पे बताया जा रहा है कि वहां से जो ब्लैक बॉक्स निकला है फ्लाइट के अंदर से, उससे कुछ इन्फॉर्मेशन बन सकती है, समझ में आ सकता है कि एक्चुअली क्रैश कैसे हुआ और क्या कारण बनते हैं। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, यूपीएससी के लेवल से हम समझते हैं कि ब्लैक बॉक्स पे एक सवाल पूछा जा चुका है प्री में, कि ब्लैक बॉक्स क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसी को समझते हैं। सो ब्लैक बॉक्स एथिकली, माय मिस्टेक, ब्लैक बॉक्स टेक्निकली नोन एज फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, ये एक फ्लाइट का डेटा रिकॉर्डर है,
is an instrument that records all the activities of an aeroplane aircraft during its flight. मतलब फ्लाइट के चलते समय जो जो चीजें उसमें हो रही होती हैं उसको रिकॉर्ड करता है। ठीक है, बातचीत हो रही है, आपके जो पायलट्स के बीच में कोई इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, सबको रिकॉर्ड करता है और जो भी गतिविधियां होती हैं उनको रिकॉर्ड करता है। एन एरोप्लेन जनरली हाउसेस टू ब्लैक बॉक्सेस, ठीक है, दो ब्लैक बॉक्स होते हैं, वन एट द फ्रंट एंड अनदर एट द बैक ऑफ एन एयरक्राफ्ट, एक आगे और एक पीछे। एक सवाल ऐसा आया था कि ब्लैक बॉक्स कहाँ होता है प्लेन में, पीछे की साइड राइट हैंड साइड पे या आगे की साइड कॉकपिट पे। तो सवाल अब क्योंकि दो तरह के ब्लैक बॉक्सेस होते हैं तो उस केस में सवाल ऐसा बनना तो मुश्किल है, पर इसका इसका सिग्निफिकेंस क्या है ये पूछा जा सकता है, पूछा गया है। ब्लैक बॉक्सेस वाइटल इन रिकंस्ट्रक्टिंग एक्सीडेंट्स, ध्यान दीजिएगा इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। सपोज करिए कि आपकी नीचे से कोई इंस्ट्रक्शन गया आयटा की आपके जो अथॉरिटी की तरफ से कि ऐसे आप प्लेन के लिए कोई इंस्ट्रक्शन गया और उसके बाद प्लेन क्रैश कर जाता है, जैसे कि सिचुएशन बनी है नेपाल में, तो ये सारी बातें इस ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड होती रहती हैं। तो अगर आपका प्लेन क्रैश भी कर जाता है तो ये इतना सिक्योर होता है कि इस बॉक्स को रिटेन करके डेटा निकाल के समझा जा सकता है कि एक्चुअली क्या हुआ था। तो सारी गतिविधियों को ये रिकॉर्ड करता है, यही इसका सिग्निफिकेंस है। और दो बॉक्सेस होते हैं, एक कॉकपिट में और एक पीछे। और यूजुअली जो अगर आप देखें जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स होती हैं उसमें पीछे की साइड राइट हैंड साइड पे होता है ब्लैक बॉक्स, जो और इंटरनेशनल फ्लाइट्स में आगे भी होता है। अलग अलग टाइप्स में अलग अलग तरीके के बॉक्सेस यूज होते हैं। जैसे ये बोइंग का मॉडल है, बोइंग 777 का मॉडल है, उसमें दो बॉक्सेस लगे, मलेशियन एयरलाइंस है ये जो पिक्चर है इसके हिसाब से। बट यूजुअली एक ब्लैक बॉक्स तो होगा ही होगा और पीछे की तरफ राइट हैंड साइड पे होता है। ठीक है, तो इसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं, इसको आप समझ सकते हैं सिर्फ इस पर्पज से कि प्री में पूछा जा सकता है। और ये जो सिचुएशन बनी है नेपाल क्रैश की, इसके ऊपर अगर समझे तो सिक्योरिटी एस्पेक्ट से क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, नॉट नेपाल, सिर्फ नेपाल के लिए नहीं, एक जनरल एविएशन इंडस्ट्री के लिए क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है मेंस के पर्पज से अगर होता है तो। आगे समझते हैं। दूसरी न्यूज है हमारी बफर जोन को लेकर के। As heated debates on buffer zone rage across the forest fringe settlements outside, residents of the village, a bulk of women are descendants of Sri Lankan Tamil refugees. ये केरला की एक्चुअली बात हो रही है जहां पर बफर जोन को लेकर के काफी अनसर्टेनिटी बनी हुई है और उसी के लिए उसके ही मुतालिक एक न्यूज है। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि बफर जोन को समझें, एक्चुअली बफर जोन क्या है। तो ये पिक्चर अच्छे से डिपिक्ट करती है कि बफर जोन जो है सेंसिटिव जो इलाका होता है, जहां जिसको इको सेंसिटिव जोन क्लियर किया जाता है, डिक्लेयर करते हैं, उसके आसपास का एक स्पेसिफिक इलाका है जो कोर्ट डिसाइड करता है या वहां की अथॉरिटीज डिसाइड करती हैं कि ये इलाका सेंसिटिव जोन है। उसमें कोई भी ह्यूमन मूवमेंट नहीं होता है, एक्सेप्ट अगर वहां पे कोई ऐसा वन विभाग या कोई अभ्यारण्य बनाया जाता है तो आप जा सकते हो। अदरवाइज वहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन को कम कर दिया जाता है क्योंकि वो सेंसिटिव लैंडस्केप पैच होता है। ठीक है, और कुछ कंसिडरेशन होती हैं बेस बफर, इसमें समझ लेते हैं कि बेस बफर विड्थ ऑन स्पेसिफिक इकोलॉजिकल फंक्शन, किसी स्पेसिफिक इकोलॉजिकल फंक्शंस मतलब किसी तरह के जानवर वहां पाए जाते हैं, कोई स्पीशी वहां पाई जाती है, तो उसको कवर करने के लिए इसको क्रिएट किया जाता है। द मॉडिफाइड बफर विड्थ अकॉर्डिंग टू लैंडस्केप कंटेक्स्ट एंड एक्सटर्नल प्रेशर्स, और इसको जो है टाइम टू टाइम बफर, जो मॉडिफाइड बफर मतलब जो स्पेसिंग है उसको चेंज भी किया जा सकता है एज पर द अथॉरिटी से मैंने कहा। सो इस पिक्चर से समझ में ही आता है। और कोई पूछे कितना इलाका होता है, आसपास कितना होता है, सपोज करिए 2 किलोमीटर का इलाका है यहाँ से यहाँ तक, तो डिपेंड करता है कि ये इलाका, जैसे केरला की अभी केरला में डिस्प्यूट चल रहा है और भी कई इलाके हैं देश में वहां डिस्प्यूट चल रहा है कि इको सेंसिटिव जोन की वजह से बफर जोन क्रिएट किए जा रहे हैं। तो जैसे ही कोर्ट ये मानेगा कि इतना इलाका इको सेंसिटिव है या फिर सेंसिटिव इलाका है, तो आसपास की ह्यूमन कवरेज के हिसाब से इसको चेंज भी किया जा सकता है, कम और बढ़ाया जा सकता है। तो फिलहाल के लिए जैसे माने कि 1 से 2 किलोमीटर तक का गेज होता है, बट फिर भी अभी कहना मुश्किल है। तो इस पिक्चर से हम समझ सकते हैं कि एक्चुअली सेंसिटिव जोन क्या चीज है और बफर जोन कैसे क्रिएट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या क्या है, मैनेज एक्टिविटीज विद इन बफर टू बेनिफिट गोल्स इन द लैंडस्केप पैच। जो लैंडस्केप पैच है उसकी जो बेनिफिट के लिए इस बफर को क्रिएट किया जाता है, ताकि जो यहाँ स्पीशीज रहती हैं, जो यहाँ पे जिस कारण से इसको सिक्योर किया जा रहा है, उनके ट्रैवल में मूवमेंट में दिक्कत ना हो
और हमारी इको सेंसिटिव जो स्पीशीज हैं, जो पेड़ हैं, पौधे हैं, जानवर हैं, पक्षी हैं, उनको सिक्योर किया जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट का भी जो एक डिस्कशन चल रहा है जोशीमठ को लेकर के। उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है कि जो क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जब उनको उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए थे, उसके बाद वहां पे लोग वहां से हट करके सुप्रीम कोर्ट चले गए सुनवाई के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है, इसको समझते हैं। उन्होंने कहा कि प्रोसीडिंग्स ओवरलैप, उन्होंने कहा जो प्रोसीडिंग है वो ओवरलैप कर गई है, कि ऊपर स्विच कर गई है या क्लब कर गई है। कैसे? क्योंकि जो चीज पहले हाई कोर्ट ने डिसाइड कर दी है उसको आप मानिए, उसको फॉलो करिए। आप आगे सुप्रीम कोर्ट में क्यों आ रहे हैं? क्या हाई कोर्ट की बात क्लियर नहीं है? ये कहना चाह रहे हैं वो, समझते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे आस्क्ड द उत्तराखंड हाई कोर्ट to consider grievances regarding relief and rehabilitation for people affected by the Joshimath land sinking incident with reasonable dispatch if the issue is raised before it। ठीक है, तो कह रहे हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट से बोला है कि आप लोगों के ग्रीवेंसेस को और रिहेबिलिटेशन को अफेक्ट, जो नियम कायदे कानून है उस हिसाब से बनाइए और उनको सपोर्ट करिए। जो वहां के जोशीमठ के लोग हैं इफेक्ट किए हैं, इस जो सिंकिंग इंसिडेंट हुआ है इससे जो इफेक्ट किए हैं उनको आप सपोर्ट करिए, हेल्प करिए, सपोर्ट नहीं हेल्प करिए। सो कंसिडर ग्रीवियंस, उन्होंने बोला था कि उत्तराखंड हाई कोर्ट को कंसिडर करने के लिए। अब क्या हुआ? अब बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया D.Y. Chandrachud said the top court ought not to intervene when the Uttarakhand High Court was already seized of a broad range of issues concerning the Joshimath land sinking। और कह रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कहा, आप आज का मतलब पूछा था हाई कोर्ट को, उत्तराखंड हाई कोर्ट को, तो उनका काम नहीं है इंटरवीन करना जब हाई कोर्ट ऑलरेडी डिसीजन ले चुका है, या फिर कोई सीज का मतलब बंद कर देना। ऑलरेडी सीज ऑफ अ ब्रॉड रेंज ऑफ इश्यूज कंसर्निंग द जोशीमठ, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको सीज कर दिया गया है फिलहाल के लिए, उनपे कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है या फिर उसका टेक केयर उत्तराखंड हाई कोर्ट कर रहा है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट को बीच में इंटरवीन नहीं, और नॉट टू इंटरवीन, बीच में इंटरवीन नहीं करना है। Now, substantial overlap emerges between the Supreme Court and Uttarakhand High Court proceeding the top court से। उन्होंने कहा इसलिए ओवरलैप हो रहा है कि मतलब एक के ऊपर एक अथॉरिटीज को लेकर के आने से जो डिसीजन है वो ओवरलैप हो रहा है, उसे सब्सटेंशियल ओवरलैप। ठीक है। Now, the bench also highlighted that the Uttarakhand High Court had already on January 12 directed the state government to strictly implement the ban on construction of जोशीमठ। और हाई कोर्ट ने कहा था ऑलरेडी कि आप कोई भी कंस्ट्रक्शन को बैन को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट बैन कर दीजिए और वहां पे कोई फर्दर कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। ठीक है। Now, उन्होंने बोला कि Uttarakhand High Court Division Bench led by Chief Justice Vipin Sanghi is already seized of the issue. We care only for relief for the people is the High Court under Article 226 can capable of giving it। उन्होंने बोला कि जब ऑलरेडी हाई कोर्ट कैपेबल है आर्टिकल 226 को फॉलो करने के लिए, जहां पर रिलीफ उनका मुद्दा है, रिलीफ देना चाहते हैं, लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं, उनको बचाना ही, उनको रिलीफ देना ही मुख्य काम है, ऐसा बोला हाई कोर्ट ने। तो हम कौन होते हैं बीच में इंटरवीन करने वाले, ऐसा वो कह रहे हैं। और समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि यूपीएससी के एस्पेक्ट से सबसे इंपॉर्टेंट हाई कोर्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच का जो कनेक्शन है, कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स एंड की पावर ड्यूटीज क्या हैं, हाई कोर्ट की पावर ड्यूटीज क्या हैं, इसको समझना जरूरी है। क्योंकि प्री के पर्पस से वो पूछ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की पावर अथॉरिटीज, कोई बड़ी बात नहीं है। और मेंस के पर्पस से जीएस 2 के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इंटरवेंशन कितना पॉसिबल है सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है प्रोसीडिंग्स ओवरलैप। ठीक है, क्योंकि अभी ऑलरेडी जब हाई कोर्ट बोल रहा है किसी चीज को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो उठ के सीधे आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं या बोले कि नहीं हम उसको नहीं मान रहे हैं, आप चले जाइए, जो कि फीजिबल है। जो बात कही गई उत्तराखंड हाई कोर्ट के द्वारा सही है, लोगों को बचाना, रिलीफ देना ही मुख्य मुद्दा है। तो सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या और ऐड कर सकता है, ये तो खैर सवाल नहीं है क्या और ऐड कर सकता है। समझना ये है कि उनके बीच का जो ओवरलैपिंग है वो कहाँ तक सही है। तो आपको क्या तैयार करना है, सुप्रीम कोर्ट के राइट्स एंड ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और वो हाई कोर्ट के हवाले से कि हाई कोर्ट जो है इसमें कितना इंटरवेंशन कर सकता है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के लिए, उनके राइट्स क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उनकी पावर्स क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Now, in invitation to Egypt's president for Republic Day celebration is truly historic, says envoy। उन्होंने जो इन्विटेशन किया है जो प्रेसिडेंट हैं इजिप्ट के, उनको रिपब्लिक डे के इन्विटेशन दिया गया है और एक बड़ी चीज है। और ये कहा जा रहा है
कि अभी देखते हैं कि उसमें और क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट होंगे, तो कुछ पढ़ लेते हैं यहाँ पे। सिक्योरिटी ऑफ स्वेज कैनाल एंड रेड सी कनेक्ट्स इजिप्ट विद इंडिया एंड द इंडियन ओशन, इजिप्ट एम्बेसडर टू इंडिया एंड सेड ऑन मंडे, लेइंग आउट ऑफ द न्यू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इमर्जिंग बिटवीन द टू साइड्स। ठीक है, तो स्वेज कनाल और रेड सी से होते हुए जो रास्ता आता है मिस्र का इंडिया की तरफ, वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है और एक सिग्निफिकेंट स्टेप है। नाउ वी आर जो मतलब उसको रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो कनेक्टिविटी है वो कैसे है स्वेज कैनाल से होते हुए रेड सी के रास्ते। ठीक है, तो ये जोग्राफिकल एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाता है GS1 में और प्री में भी, कि एक्चुअली हम मैप में देखें कि ये दोनों चीजें कहाँ है, दोनों जगह कहाँ पर है। स्पीकिंग एन इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स ICWA, इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, ये कौन सी संस्था है इसको पता करना जरूरी, प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। We are starting a new strategic partnership, which is first of all based on the defense and security pillar. When we speak about India and its position in the world, we have to remember that India is a major country in the Indian Ocean, and security of Indian Ocean starts from the Red Sea in the west and for Egypt. वो कह रहे हैं कि जो ये भारत है उसकी जो पोजीशन है वो बहुत सिग्निफिकेंट है, और उसका जो रास्ता शुरू होता है कहाँ से, रेड सी से लेकर के पश्चिम में और फिर इजिप्ट तक जाता है। तो हमारे जो कनेक्शन है इजिप्ट से उसको दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। वी वेलकम इंडिया टू टेक एडवांटेज ऑफ इजिप्ट जोग्राफिकल लोकेशन, वो वेलकम करते हैं कि इनकी जोग्राफिकल लोकेशन का कुछ फायदा उठाया जा सके या उनका कुछ पॉजिटिविटी ली जा सके बिटवीन एशिया एंड यूरोप, एंड सेड हिज कंट्री कैन प्रोवाइड अ स्प्रिंग बोर्ड टू इंडियन कंपनीज। स्प्रिंग बोर्ड की तरह वो काम करना चाहते हैं इंडिया के लिए, बहुत बड़ी बात है जो कही जा रही है उनके एम्बेसडर के द्वारा। सो जोग्राफिकल लोकेशन का फायदा उठा सकें या पॉजिटिविटी ले सकें या उसका कुछ महत्व है जिसको भुनाते हुए अपना काम कर सकें या आगे बढ़ सकें, उसके लिए वो स्प्रिंग बोर्ड की तरह काम करेंगे इंडिया के लिए, ऐसा उन्होंने कहा। अब समझते हैं कि एक्चुअली जो बात, ये रास्ता कहाँ शुरू होता है। तो आप देखिए कि मेडिटेरियन सी है इस तरफ, यहाँ से आप देखिए इजिप्ट ये रहा, और यहाँ से ये रास्ता निकला, ये रेड सी है यहाँ पर, रेड सी, और सुएज कनाल यहाँ पर है। थोड़ा ये मैप अनक्लियर है लेकिन फिर भी समझ में आ रहा है कि जो यहाँ वाला जो ये जो कट है यहाँ पे सुएज कनाल का है, जो मेडिटेरियन सी और रेड सी के बीच में है, और यहाँ से इजिप्ट हमारा ये रहा, यहाँ से निकल के सीधा रास्ता यहाँ से बनता है यहाँ पे। फिर इसके बाद हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करते हुए, नहीं वो यहाँ नहीं है, सॉरी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये रहा, ये है। यहाँ से फिर रेड सी से निकलते हुए यहाँ पर यमन क्रॉस करते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे, तो फिर हमको आगे जाकर एशिया, हमें एशिया दिखाई पड़ेगा, फिर इंडिया का पार्ट आएगा। ठीक है, तो ये जो जोग्राफिकल एस्पेक्ट से ये पता होना हमें जरूरी है कि कौन कौन से देश यहाँ पड़ते हैं रेड सी में, और आगे पीछे कौन कौन से सागर हैं, कहाँ से क्रॉस होके हम किस तरफ इंडिया की तरफ जाते हैं, ये समझना जरूरी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, ध्यान दीजिएगा, इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, ये क्या है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स में जो ये बात हो रही थी उसके मीट में, एज एस्टैब्लिश इन 1943 बाय अ ग्रुप ऑफ इंडियन इंटेलेक्चुअल एज अ थिंक टैंक। तो ये क्या है, एक थिंक टैंक है, सबसे पहली लाइन। It was registered as a non-official, non-political, non-profit organization under the Registration of Societies in 1860. Non-profit, non-political और non-official, तो वो क्या हुआ, सोसाइटी बनी 1860 के अंदर, रजिस्टर है, सोसाइटी है, थिंक टैंक है, सोसाइटी है, बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 2001। ठीक है, तो ये इतना समझना जरूरी है। और ये it is devoted exclusively for the study of international relations and foreign affairs. Historic international conferences like Asian Relations Conference in 1947 under the leadership of freedom fighter Sarojini Naidu and United Nations, and the New World Order in 1994 have been held by this think tank. तो important क्या है कि इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, सुनने में लगता है कोई बड़ी संस्था होगी, सरकारी संस्था होगी, जी नहीं, ये एक थिंक टैंक है जो सोसाइटीज एक्ट के अंदर रजिस्टर है, नॉन प्रॉफिट, नॉन पॉलिटिकल, नॉन ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक सोसाइटी है, और इसका गठन किया गया था 1943 में, और साथ ही साथ इसमें कई सारी मीटिंग इसके अंडर हो चुकी हैं, जिसमें से पहला 1947 में हुआ, उसके बाद 1994 में हुआ, और ये जो स्क्रीनशॉट है ये मुझे उनकी वेबसाइट से मिला है। तो ये यूपीएससी के प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पेज, आप भी जा सकते हैं, चेक कर सकते हैं, अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, प्री में पूछा जा सकता है। नाउ अब नेक्स्ट न्यूज, जो बड़ी न्यूज है इसरो की तरफ से, कि उन्होंने जो हमारा शुक्रयान प्रथम 2031 में जिसको
माय मिस्टेक, 2023 के लिए 31 के लिए पोस्टपोन हो गया है। जो ये मिशन था वीनस मिशन या फिर शुक्रयान प्रथम मिशन, ये पोस्टपोन हो गया है। किसने कहा है? ये इन्होंने मिस्टर पी श्री कुमार हैं, जिन्होंने सतीश धवन प्रोफेसर एट द इसरो में, जो ये प्रोफेसर सतीश धवन प्रोफेसर हैं, इनका नाम है पी श्री कुमार, ठीक है। एंड एडवाइजर टू इट्स स्पेस साइंस प्रोग्राम सेड दैट ऑर्गेनाइजेशन वाज येट टू रिसीव अप्रूवल। तो अभी अप्रूवल नहीं मिला है यूनियन गवर्नमेंट का, और इसकी वजह से उसको पोस्टपोन करके 2031 की डेट दी गई है। टाइम दिया गया, नॉट डेट, टाइम दिया गया है पोस्टपोन करके। द इसरो वीनस मिशन शुक्रयान प्रथम was expected to be launched in December 24 को लॉन्च होना था। Idea was born in 2012. So 5 years later, ISRO commended preliminary studies after the Department of Space received a 23% increase in 17-18 budget. अभी हम देख रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी में स्लो डाउन है, तो मे बी दिस इज द बिगेस्ट रीजन कि इसको पोस्टपोन किया जा रहा है। और आगे देखते हैं कि इसमें क्या डेवलपमेंट आता है। उसके साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि दिस इज व्हाई इसरो हैज बैकअप लॉन्च डेट्स इन 26-28। उनके पास बैकअप लॉन्च भी है, डेट्स भी हैं। ऑप्टिमल लॉन्च विंडोज फ्रॉम अर्थ टू वीनस अकर वंस अराउंड एवरी 19 मंथ्स। ये हमारे लिए प्री के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ गई। ये लाइन तो इंपॉर्टेंट है ही कि वीनस मिशन 2031 के लिए पोस्टपोन हुआ, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो विंडो है, जो ऑप्टिमल लॉन्च विंडो है पृथ्वी से वीनस के लिए, शुक्र के लिए, तो वो 19 महीने में होती है, जो एवरी 19 मंथ्स के बीच में होती है ये विंडो। तो जो नेक्स्ट बैकअप डेट्स उनके पास है वो 26 और 28 की हैं, और उसके बाद 31 तक का डेट है उनके पास, उन्होंने दिया हुआ इन्फॉर्मेशन। शुड इट मिस द 24 अपॉर्चुनिटी, अगर वो 22 की अपॉर्चुनिटी, 24 की अपॉर्चुनिटी मिस कर ही चुके हैं ऑब्वियसली, उसके बाद 26, 28 और 31 तक की डेट्स हमारे पास हैं। बट इवन मोर ऑप्टिमल विंडोज विच फर्दर रिड्यूस द अमाउंट ऑफ फ्यूल रिक्वायर्ड एट लिफ्ट ऑफ कम अराउंड एवरी 8 years, ठीक है। तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ये भी कभी कभी डायरेक्टली न्यूज से पूछी जाती हैं। इसको आप डबल चेक कर सकते हैं, नोट्स में ऐड कर सकते हैं। आगे समझते हैं। वो कह रहे हैं कि he said both the US and European space agencies had Venus mission planned for 2031। मतलब यूएस ने और यूरोपियन एजेंसीज ने मिशन प्लान किया है अपना वीनस का 31 के लिए, जो वेरिटास और इन्विजन, ध्यान दीजिएगा, जिनका जो रेफर करते हैं वेरिटास और इन्विजन जो है उनके नाम है रिस्पेक्टिवली। वाइल चाइना माइट गो एनी टाइम 26-27, और चाइना अपने वीनस मिशन के लिए 26-27 में जा सकता है। मुझे लगता है पॉसिबल है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि चाइना में बहुत बड़ा स्लो डाउन रिसेशन चल रहा है। सो आई एम नॉट प्रीटी श्योर, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, सॉरी, बट लेकिन मुझे ऐसा लगता है। Now, ISRO had originally hoped to launch Shukrayaan Pratham in mid-2023, but cited the pandemic when it pushed the date to 24। तो 2023 के लिए प्लान था, लेकिन जो पैंडेमिक की वजह से 24 के लिए पहुंच गया। अब आगे देखते हैं इसमें क्या चेंजेस आएंगे। अदर इसरो मिशन, जो भी और मिशन चल रहे हैं इसरो के, वो है आदित्य L1, चंद्रयान तृतीय, हैव आल्सो बीन अफेक्टेड बाय द मैन्युफैक्चरिंग डिलेज एंड कमर्शियल लॉन्च कमिटमेंट्स, ठीक है। ओके, इसके लिए 13,700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, जो अभी 22-23 के लिए है, मार्जिनली हायर देन द ईयर बिफोर, जिसको आगे बढ़ाया गया है। और इसके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट है कि हम इस मिशन को स्पेशली प्री के पर्पज से इंपॉर्टेंट है और मेंस के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको तैयार करके चले GS3 के लिए और प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट बनता है। ओके, नाउ नेक्स्ट न्यूज इस वीडियो गेमिंग इंडस्ट्री के लिए है, जिसमें ये सरकार को एक लेटर लिखा द हिंदू ने। उस लेटर में उन्होंने कुछ रिप्लाई किया। रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द वीडियो गेमिंग इंडस्ट्री ऑन मंडे इन अ लेटर व्यूड बाय द हिंदू ने लेटर देखा, उसमें लिखा था, उसमें मेंशन था, सेंटर रिप्रेजेंटेशन टू द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेटी जो है वो नोडल मिनिस्ट्री है। जो भी आपने ध्यान दिया होगा कि वीडियो गेमिंग और रियल मनी गेमिंग्स को लेकर के अभी एक ड्राफ्ट क्रिएट किया गया है मेटी के द्वारा, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग्स को जो कि जो बेटिंग के लिए किया जाता है उसको रोकने के लिए गाइडलाइंस बनाई जा रही हैं। तो उसको रेफर करते हुए हिंदू को एक लेटर मिला, उसमें ये लिखा गया है कि वीडियो गेमिंग को रियल मनी गेमिंग से अलग रखा जाएगा, क्योंकि वीडियो गेमिंग का कोई कनेक्शन नहीं है रियल मनी गेमिंग से। क्योंकि रियल मनी गेमिंग में क्या होता है कि आप बेट लगाते हैं और उस हिसाब से रिजल्ट ओरिएंटेड पैसा मिलता है, जिसमें बहुत लॉस होने के चांसेस भी रहते हैं। तो वीडियो गेमिंग को उससे अलग रखा जाएगा, ऐसा सुनने में आ रहा है इस न्यूज के हिसाब से। Now asking the government to treat video games separately from real money games that involve wagering real money। wagering का मतलब जो आउटपुट निकले, पैसा निकले। This comes as the
Ministry moves to regulate online gaming, whose definition for now is limited to real money gaming problem. अभी इसमें ड्राफ्ट गया है, अभी इसे अप्रूवल आना बाकी है, देखते हैं आगे क्या एस्टेब्लिशमेंट होगा. और उसके साथ साथ broadly, the advanced video game markets globally like US, Canada, UK, EU, Japan, South Korea and Australia have legislative treatment that is clear demarcated. इन देशों में already इनके लिए नियम कायदे कानून है और वो कह रहे हैं कि we note that there seem to be no countries in the world which recognize and regulate these two categories of games similarly. ठीक है, obviously वीडियो गेमिंग का कंटेक्स्ट बिल्कुल अलग है और रियल मनी गेमिंग से कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल अलग है. एक होता है, एक शब्द यूज हुआ है, इसमें भी क्लैरिटी नहीं है, गेम ऑफ चांस, ध्यान दीजिएगा, गेम ऑफ चांस, और एक है गेम ऑफ स्किल. ठीक है, तो जो वीडियो गेम है वो गेम ऑफ स्किल की कैटेगरी में शायद आ सकते हैं क्योंकि उसमें कोई आउटपुट ड्रिवन काम नहीं होता है. वो गेम है, उसको खेलने के लिए आप खेल सकते हैं, जैसे जैसे आपको स्किल आते जाएंगे आप खेलते जाएंगे. बट गेम ऑफ चांस होता है, वहां बेटिंग की सिचुएशन रहती है कि अगर ए अचीव हो गया तो आपको $1000 मिलेंगे, $1000 मिलेंगे. ये क्या है, ये आउटपुट ड्रिवन है, तो इसे कहते हैं गेम ऑफ चांस. जिसपे भी क्लैरिटी आनी बाकी है, ड्राफ्ट गया है, तो देखते हैं कि एक्चुअली कितना इंप्लीमेंट होगा. आगे देखते हैं. ना नेक्स्ट न्यूज है जो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, जिसको कहते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स और रिलेशनशिप में IR में इसको प्रिपेयर करने के लिए ठीक है, अच्छा कंटेंट है. इसमें कह रहे हैं एज टॉक्स विद द तमिल्स ड्रैग ऑन रेनल प्लेजेस फॉर रेनल, जो वहां के प्रेसिडेंट है, सॉरी प्राइम मिनिस्टर, उनकी बात हो रही है, माय मिस्टेक, प्रेसिडेंट है रणिल विक्रमसिंघे. उन्होंने कहा कि रणिल प्लेजेस फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 13 अमेंडमेंट. ये पहले भी न्यूज में रहा है और हमको समझना चाहिए कि आइए एक्चुअली 13 अमेंडमेंट क्या है श्रीलंका के हवाले से. और रणिल विक्रमसिंघे वहां के प्रेजेंट प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा कि हम 13 अमेंडमेंट को इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे. अच्छा, आप समझते हैं कि हमारे लिए क्या जरूरी है कि 13 अमेंडमेंट एक्चुअली क्या है, और इस पर कुछ रिसर्च बनता है जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके लिए होमवर्क है आज के लिए, आप सब इस पर थोड़ा रिसर्च करिए. अब मैं आपको डेटा दे रही हूँ सोचने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए. The 13th Amendment, originally certified on November 14, 1987, states that Tamil will be one of the Sri Lanka's official languages and the provincial councils with substantial authority will be established throughout the country. वो कह रहे हैं कि जो तमिल है इस वन ऑफ द श्रीलंका's ऑफिशियल लैंग्वेज बनेगी. ठीक है, एंड दैट प्रोविंशियल काउंसिल, जो कि प्रोविंशियल काउंसिल में भी होगा, विद सब्सटेंशियल अथॉरिटी विल बी एस्टैब्लिश्ड थ्रू आउट द कंट्री. और एक सब्सटेंशियल अथॉरिटी क्रिएट की जाएगी प्रोविंशियल काउंसिल में. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये है कि एक डेटा आप मुझे मिला जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ. देखिए ध्यान से, सिन्हलीज एक भाषा है, एथनिसिटी है वहां पे श्रीलंका की सिन्हलीज, दूसरा है श्रीलंकन तमिल, और फिर है श्रीलंकन मूड्स, मुस्लिम भी कहते हैं. मेजोरिटी मतलब पॉपुलेशन की बात हो रही है, उनकी पॉपुलेशन है 74.9. जो सिन्हलीज हैं श्रीलंका में, उनकी पॉपुलेशन है 74.9. उनकी लैंग्वेज है सिन्हला, जो बुद्धिज्म और क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं. ठीक है, दूसरे वहां एथनिसिटी है श्रीलंकन तमिल और इंडियन तमिल, जिनका पॉपुलेशन 11.2 और 4.1 है. दोनों तमिल बोलते हैं, हिंदू इनका धर्म और क्रिश्चियनिटी है. ठीक है, और श्रीलंकन मूल मुस्लिम जो है उनकी पॉपुलेशन 9.3 है. ओके, उनकी 9.3 है. सवाल क्या बनता है, मैं सवाल आपसे पूछ रही हूँ, आप इसको सर्च करके कमेंट कर सकते हैं मुझे, कि जब सिन्हलीज पॉपुलेशन 74.9 है, ध्यान दीजिएगा, तो तमिल को वन ऑफ द श्रीलंका ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की का जो है, इसको 13 अमेंडमेंट में क्यों डाल रही है वहां की सरकार. आप सिन्हलीज को भी तो ले सकते हैं प्रायोरिटी पे. 13 अमेंडमेंट सीधे सीधे तमिल के लिए क्यों बोल रहा है, जबकि सिन्हलीज का पॉपुलेशन ज्यादा है. तो इसके ऊपर आप थोड़ा रिसर्च करिए, और आपको, मुझे इसका आंसर पता है और उस पर थोड़ा सा रिसर्च बनता भी है क्योंकि ये हमारे IR के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. तो इस पर थोड़ा रिसर्च करिए, कमेंट बैक करिए, और इसके आंसर पे हम डिस्कशन डिबेट कर सकते हैं. और अगर वो आंसर नहीं मिलता है, आप मुझे कमेंट बैक नहीं करेंगे, तो ये क्लोज रहेगा, मैं इसको आपके ऊपर छोड़ती हूँ. अगर आप कमेंट नहीं करते दैट इज फाइन, बट ये सवाल है जिसके ऊपर आपको रिसर्च करना चाहिए. ओके, नेक्स्ट न्यूज है स्टेट्स ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट की बात हो रही है. अभी हमने ट्रेड डेफिसिट समझा, अब आ गया फिस्कल डेफिसिट. देखिए, दो टर्म है और प्री में ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं कि फिस्कल डेफिसिट क्या है, और अगर ऐसा नहीं होगा तो दो स्टेटमेंट देंगे आपको, फिस्कल डेफिसिट पे और ट्रेड डेफिसिट पे, आपको डिफाइन करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा. तो कह रहे हैं कि हमारा जो स्टेट ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट है वो भी कम हुआ है 3.4% दिस ईयर फ्रॉम 4.1%. RBI की स्टडी कहती है.
The fiscal health of states has improved from a sharp pandemic induced deterioration in 2021. तो कह रहे हैं 2020 में जो हमारी हालत खराब हुई थी उस हिसाब से हमारी इकोनॉमी का फिस्कल डेफिसिट कम है। उन्होंने सोचा था कि ज्यादा होगा और वो कह रहे हैं इट इज स्टिल हायर देन 20% रिकमेंडेड बाय एनके सिंह कमिटी फॉर रिव्यूइंग FRBM एक्ट 2018। तो दो शब्द यहाँ पे आ गए हमारे पास, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है और FRBM एक्ट ने जो सलाह दी थी जिसे कहते हैं एनके सिंह कमिटी, वो क्या थी उसके बारे में थोड़ा हमको समझना जरूरी है। ये एक डेटा है कि फिजिकल डेफिसिट कम हुआ, तो पर सवाल हमारे प्री के लिए बनता है और GS3 के लिए सवाल है कि फिजिकल डेफिसिट एक्चुअली क्या होता है, FRBM एक्ट क्या है और उसकी एक्चुअली क्या रिकमेंडेशन थी एनके सिंह कमेटी की और वो हमारी इकोनॉमी को कैसे इम्पैक्ट करता है। ठीक है, नाउ एक पैराग्राफ और पढ़ते हैं। दिस इज वर्थ वाइल टू कंसिडर क्रिएटिंग अ केपेक्स बफर। अभी केपेक्स बफर हम समझ चुके हैं, पिछले भी स्लाइड में पिछले दिन समझा था हमने। क्रिएटिंग अ केपेक्स बफर फंड ड्यूरिंग गुड टाइम्स व्हेन रेवेन्यू फ्लोज आर स्ट्रॉन्ग एज टू मेंटेन एक्सपेंडिचर फ्लोज थ्रू द इकोनॉमिक साइकिल। तो वो कह रहे हैं कि केपेक्स का फंडिंग जो है, अगर आपका समय ठीक चल रहा है तो केपेक्स को बढ़ाना चाहिए। सवाल ये भी है कि केपेक्स क्या होता है, मैं अपने पिछले लेक्चर में डिस्कशन में बता चुकी हूँ आपको केपेक्स क्या होता है, इसको आप भी सर्च करिए। तो आगे देखते हैं कि FRBM एक्चुअली क्या है। FRBM इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट टू इंस्टीट्यूशनलाइज फाइनल डिसिप्लिन रिड्यूस इंडिया फिस्कल डेफिसिट। सो इंडिया के फिस्कल डेफिसिट को डिसिप्लिन करने के लिए, इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए FRBM एक्ट का क्रिएशन हुआ। इम्प्रूव मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट एंड ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक फंड्स बाय मूविंग टुवर्ड्स अ बैलेंस्ड बजट। बैलेंस बजट की तरफ मूव करने के लिए, पब्लिक फंड को कंट्रोल करने के लिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स को मैनेज करने के लिए इसको क्रिएट किया गया है। द मेन पर्पस वाज टू एलिमिनेट रेवेन्यू डेफिसिट ऑफ द कंट्री एंड टू ब्रिंग फिस्कल डेफिसिट टू अ मैनेजेबल 3%। मतलब फिस्कल डेफिसिट को 3% तक लाने के लिए और रेवेन्यू डेफिसिट को, ये उसका ही एक सब पार्ट है, उसको कंट्रोल करने के लिए इसका गठन हुआ था और ये एक्ट है 2003। ये तो अभी आपके लिए सिर्फ एक इंट्रो है। FRBM एक्ट बहुत बड़ा है और यूपीएससी के मेंस में इसको पूछा भी गया है और ये इस बार के मेंस से भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको आप अपनी मेंस के पर्पज से तैयार करिए GS3 के लिए। ठीक है, अब देखते हैं फिजिकल डेफिसिट क्या है। जस्ट टू अंडरस्टैंड, फिजिकल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल रेवेन्यू एंड द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ अ गवर्नमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर। मतलब टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर के गैप को कहते हैं फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट अराइजेस व्हेन द एक्सपेंडिचर ऑफ अ गवर्नमेंट इज मोर देन द रेवेन्यू जनरेटेड बाय द कंपनी। ठीक है, अगर आपका रेवेन्यू कम जनरेट हो रहा है, खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, तो फिजिकल डेफिसिट की सिचुएशन बनती है। नेक्स्ट न्यूज है होलसेल इन्फ्लेशन स्लाइड। अभी देखिए होलसेल इन्फ्लेशन भी नीचे आ गया 4.95%। परफेक्ट सिचुएशन है जब इन्फ्लेशन नीचे हो और ग्रोथ भी नीचे हो, तो उस केस में स्लोडाउन की सिचुएशन बनती है, हमने भी समझा। अब कह रहे हैं कि हमारा होलसेल भी कम हो गया है, 4.95% पे आ गया है। नाउ डिपिंग होलसेल इन्फ्लेशन में ईज price pressure food faced by consumers as producers may slow down pass through of cost। वो कह रहे हैं कि अगर ये होलसेल प्राइस कम हो गया, क्योंकि होलसेल प्राइस इंडेक्स के बाद ही रिटेल पे वो जाता है। ठीक है, तो जब यहाँ ही प्राइस कम हो रहा है तो रिटेल में प्राइस कम हो जाएगा, उससे हमारी इकोनॉमी पे थोड़ा प्रेशर कम रहेगा। नाउ दिस इज द सेकंड मंथ इन अ रो दैट होलसेल इन्फ्लेशन हैज बीन लोअर देन रिटेल इन्फ्लेशन। और ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि होलसेल इन्फ्लेशन जो है कम रहा है रिटेल से, क्योंकि मैंने से आपसे कहा था कुछ दिन पहले डेटा आया था जिसमें रिटेल इन्फ्लेशन में सब्जियों के दाम कम हुए थे और अब ये होलसेल का डेटा आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि कम हुआ है, 4.95% हो गया है। तो मोटा माटी समझने वाली बात ये है कि होलसेल के प्राइस जब कम होंगे तो आगे की रो क्या है रिटेल की, वो भी कम होगा। तो देखते हैं कि आने वाले महीनों में से क्या प्रभाव आता है। ठीक है, सिर्फ फिलहाल के लिए समझना क्या है कि होलसेल प्राइस क्या है, होलसेल इन्फ्लेशन क्या है, इसको समझना जरूरी है, डेटा पे मत जाइए। आगे देखते हैं होलसेल प्राइस क्या है। होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसको होलसेल इन्फ्लेशन भी कहते हैं। प्राइस इंडेक्स का मतलब क्या हुआ, प्राइस में उतार और चढ़ाव। तो प्राइस में उतार चढ़ाव होगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है द प्राइस ऑफ गुड्स एट अ होलसेल स्टेज। इट मींस गुड्स दैट आर सोल्ड इन बल्क एंड ट्रेडेड बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन इंस्टेड ऑफ कंज्यूमर। तो जब भी बल्क में कोई भी चीज खरीदी बेची जाती है वहां पे होलसेल प्राइस इंडेक्स इफेक्ट करता है। WPI इज यूज एज ए मेजर ऑफ इन्फ्लेशन इन सम इकोनॉमीज। कुछ देशों में इसको यूज करते हैं, हमारे देशों में इसको यूज किया जाता है। तो दो ही इंडेक्स हम लोग फॉलो करते हैं, एक है WPI और दूसरा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो अभी WPI का परसेंटेज कम आया, तो देखते हैं कि आने वाले महीनों में इसका रिटेल प्रभाव आता है कि नहीं आता है। ठीक है,
तो ये डेटा समझने के लिए है। इसमें सिर्फ ये समझना है कि होलसेल के डेटा याद नहीं करना, बस ये समझना है कि होलसेल इन्फ्लेशन क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन क्या होता है और उसका इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट आता है।